वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। जैसा कि बायोलॉजी में आप लोगों का सेल डिवीजन हो रहा था, यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। ठीक है, यदि प्रीवियस क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिए, फिर इस क्लास को समझने में आप लोगों को बेटर ढंग से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले आप लोगों को सेल डिवीजन में वसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन के बारे में बता दिए थे, यानी कि ए माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में बता दिए थे। ठीक है, आज आप लोगों का चलेगा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। चलिए, अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ने से पहले आप लोगों को बता देते समसूत्री विभाजन कुल कितने अवस्था में होती है, संपन्न होती है। तो 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। कौन कौन सी? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसमें कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? क्या? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी अवस्था यानी कि समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था पूछा जाए कौन सी होती है, वो कौन सी होती है? इंटरफेज। और इसी में क्या होता है? क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं तथा डीएनए का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है प्रोफेज, कि प्रोफेज में केंद्रक का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। उसके बाद आती है मेटाफेज। अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था मेटाफेज होती है। ठीक है, के बाद देखिएगा एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? तो एनाफेज होती है। इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग क्या होते हैं कि ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेज, इसमें अंततः क्या होता है? कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होती है या जनन कोशिकाओं में होती है। कोशिका में तो जनन कोशिकाओं में होती है। और जनन कोशिका में मात्र 2 ही कोशिका आती है। एक आता है फीमेल तथा दूसरा आता है मेल। यानी कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। कौन बताए थे? तो बीजमैन नामक वैज्ञानिक। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण यानी कि मियोसिस नाम फॉर्मर तथा मूरे ने रखा। फॉर्मर तथा मूरे ने रखा। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का मियोसिस जो नामकरण है, ये मियोसिस नाम फॉर्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिक ने रखे थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में होता है क्या कि पुरुष के क्रोमोसोम की संख्या और फीमेल के क्रोमोसोम की संख्या दोनों से आधा आधा क्रोमोसोम क्या होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या आधा आधा गुणसूत्र किस में जाते हैं? डॉटर सेल में चले जाते हैं। इसीलिए इस विभाजन का नाम अर्धसूत्री विभाजन रखा गया है। ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। एक दूसरे से क्या करवाया जाता है? तो क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। ठीक है, इसमें देखिएगा फीमेल का जो गुणसूत्र होता है तथा मेल का जो गुणसूत्र होता है, दोनों में क्या करवाया जाता है? तो क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा फीमेल और मेल। ठीक है,
मेल यानी कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा यानी कि 46 होती है। ठीक है, टोटल इसमें भी 46 और इसमें भी 46 होती है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में यानी कि 44 गुणसूत्र तो सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं, तथा लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, उसके सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होता है, यानी कि XX तथा XY के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि फीमेल में कौन सा पाया जाता है, 44 प्लस XX। ठीक है, तथा पुरुष में 44 प्लस XY कौन सा पाया जाता है, 44 प्लस XY। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 44 गुणसूत्र होता है और ये जो 44 गुणसूत्र दोनों में क्या होते हैं, मतलब समान होते हैं, इसीलिए इसको ऑटोसोम बोला जाता है, ऑटोसोम। ठीक है, को भी ऑटोसोम बोला जाता है, तथा सेक्स गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलोसोम। ठीक है, इसमें भी इसको क्या बोला जाएगा, ऑटोसोम, तथा ये सेक्स गुणसूत्र को क्या बोला जाता है, एलोसोम। ठीक है, अब देखिएगा कौन सी विभाजन होती है जनन कोशिकाओं में, तो अर्धसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, देखिएगा दोनों से आधा आधा क्या आएगा, गुणसूत्र आएगा। देखिएगा 44 है और 44 का आधा कितना होता है, 44 का आधा 22, यानी कि फीमेल से 22 गुणसूत्र आएगा, तथा मेल से भी यानी कि ऑटोसोम से कितना आएगा, 44 का आधा हाफ यानी कि 22 गुणसूत्र। ठीक, इससे तो शरीर का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन सेक्स यानी कि कौन सा लिंग होगा, यानी कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। ठीक है, यानी कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इसका पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उसके लिए आगे देखते हैं 44 गुणसूत्र, यानी कि इस 44 गुणसूत्र से क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिएगा सेक्स गुणसूत्र में भी दो रहता है, और इसका 2 का आधा कितना हुआ, 1, और इसमें भी 2 रहता है, इसका भी 2 का आधा 1, दोनों से एक एक गुणसूत्र आता है, एक एक, टोटल यहाँ से आ गया 2। अगर ये 44 प्लस 2, जैसे ही 46 गुणसूत्र पूरा, यानी कि 44 प्लस 2, टोटल गुणसूत्र की संख्या 46। जैसे ही 46 गुणसूत्र मतलब आया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन कहें या फिर कहें कि नई कोशिका में जैसे ही 46 गुणसूत्र आ गया, यानी कि बेबी या फिर चाइल्ड या फिर जाइगोट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड बॉर्न होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक कंडीशन होता है कि जो चाइल्ड यानी कि जो बेबी या फिर जो बच्चा होगा, वह बच्चा यानी कि पुरुष होगा या फिर स्त्री होगा, या कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यानी कि बच्चा का लड़का या फिर लड़की होना डिपेंड करता है उसके पिता के गुणसूत्र पर। ठीक है, अब देखिएगा फीमेल में या फिर महिला में क्या होते हैं, दो यानी कि जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि एक्स और एक्स ही होते हैं। इससे जो जब भी आएगा तो एक्स ही क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यानी कि फीमेल से कौन सा आ गया, एक्स आ गया, तथा पुरुष से यानी एक एक्स है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई है। यदि एक्स आ गया यानी एक्स और एक्स आ गया, जैसे ही एक्स और एक्स आया यानी कि इसका मतलब लड़का यानी कि बच्चा या फिर चाइल्ड जो होगा वो कौन सी होगी, गर्ल होगी। ठीक है, और यदि महिला से एक्स क्रोमोसोम आया और पुरुष से वाई क्रोमोसोम आ गया, यानी कि पुरुष से, इसको यहाँ लिख देते हैं, महिला से एक्स क्रोमोसोम आया और पुरुष से वाई क्रोमोसोम आया, तो दोनों मिला के यानी कि जैसे ही ये दोनों आ जाएगा यानी कि नेक्स्ट कोशिका में या फिर जाइगोट में, तो बच्चा कौन सी होगी, तो बॉय होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि तो बच्चा गर्ल या लड़का या लड़की का होना किस पे डिपेंड करता है, तो उसके पिता के गुणसूत्र पर, यानी कि उसके पिता के सेक्स गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इस पे आधारित हम क्वेश्चंस को आप लोगों को करवाते हैं।
चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को करवा देते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली एग्जाम में यानी कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत होता क्या है, यानी कि कोशिका सिद्धांत मेनली रूप से क्या था, कोई भी कोशिका या फिर कोई भी अंग है उसका निर्माण मतलब कोई भी कोशिका हो उसका निर्माण एक छोटी सी कोशिका से ही हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक। अब देखिए वाटसन एवं क्रिक जो थे ये किसका मतलब ये थे, कौन सा सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत। कौन सा दिए थे, डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत। डबल हेलिक्स थ्योरी। ठीक है, यानी कि डीएनए कैसी होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। ये कौन दिए थे, वाटसन एवं क्रिक। अब देखिएगा दूसरा ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, ये यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ठीक है, अब देखिए थर्ड ऑप्शन भी क्या है, ब्राउन तथा रॉबिन्सन। ब्राउन तथा रॉबिन्सन कौन थे, तो इन्होंने राइबोसोम की खोज किए थे। कौन, इसमें किसका खोज किए थे, तो राइबोसोम की खोज किए थे, वो भी पादप कोशिका में। तो किसमें किए थे, तो पादप कोशिका में किए थे। ठीक है, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब किसी कारणवश फट जाते हैं तो पूरे कोशिकाओं में फैलकर पूरी कोशिकाओं को ही क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जागिरी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। इसे कोशिका का यानी इसे राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोसोम, इसका क्या कार्य होता है, तो यानी कि सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। इसका क्या कार्य होता है, तो कोशिका का विभाजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। जस्ट अभी बताया है किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड कौन सा है, राइबोसोम, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा गोल्जी काय। गोल्जी काय का क्या कार्य होता है, तो ये जो ऊर्जा निर्माण होती है, यानी कि यह कोशिका में किसका कार्य करता है, तो यातायात प्रबंधक का कार्य करता है। यातायात प्रबंधक का कार्य करता है। ठीक है, केंद्रक, यानी कि केंद्रक कोशिका के संपूर्ण अंगों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करते हैं तथा कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह यानी ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है, जस्ट अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तथा श्वसन का कार्य भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी श्वसन का कार्य भी कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट है में देखिएगा लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। लाइसोसोम का कार्य होता है अपशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करना, यानी कि अपशिष्ट
कोशिका को नष्ट करना। ठीक है, इसके बाद देखिए राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है, यानी कि इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैलियोलॉजी, कैरियोलॉजी होगा। ठीक है, कैरियोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है साइटोलॉजी, तीसरा है माइकोलॉजी और चौथा है हिस्टोलॉजी। देखिएगा कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी देख लीजिएगा, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है तथा हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोशिका का दिमाग किसको कहेंगे? तो जो कोशिका के सभी अंगों पर क्या करे? नियंत्रण रख सके, इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग। यानी केंद्रिका देखिएगा, केंद्रिका जो होती है या कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है और इसका कार्य सभी पर नियंत्रण रखना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा निर्माण करना तथा कोशिका के अंदर श्वसन कार्य करना। ठीक है, अब देखिए केंद्रक, यानी कि केंद्रक का क्या कार्य होता है? केंद्रक का कार्य होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण रखना तथा उसके कार्यों का देखभाल करना। ठीक है, यानी केंद्रक को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन है आप लोगों का शुक्राणु, अंडाणु, न्यूरॉन तथा नेफ्रॉन। अब देखिएगा इस मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु यानी कि ओवम होती है। अंडाणु यानी कि ओवम। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु, यह जो होती है शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। तथा न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। तथा नेफ्रॉन, इसे नेफ्रॉन, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। किडनी की इकाई को, किडनी यानी कि वृक्क की इकाई को क्या बोला जाता है? तो नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन वाइज बताते जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति कार्य करता है? यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति कार्य करता है? अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर? वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यह 24 घंटा यानी कि हर हमेशा क्या करते रहते हैं? कार्य करते रहते हैं, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस कारण से इसमें अलग से 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें तथा हरित लवक यानी कि प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट,
जो कि पादपों में पाया जाता है, उनका भी कार्य हर हमेशा चलते रहता है। इसीलिए उसमें भी यानी हरित लवक में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। यानी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग होते हुए भी इनके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जा रहा है? 70S। कौन सा राइबोसोम पाया जा रहा है? तो 70S राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए और बी दोनों। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक यूकैरियोटिक कोशिका के ऐसे कोशिकांग हैं जिनको प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति भी कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आप लोगों का एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, नेक्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा ऑप्शन है रॉबर्टसन, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक किसका खोज किए थे? तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। और कैसी कोशिका का? मृत कोशिका की खोज। यहीं पे पूछ लिया जाता है यदि मृत कोशिका की खोज कौन किए थे तो ऑप्शन कौन सा हो जाता? रॉबर्ट हुक। मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट देख लेते हैं कोशिका की खोज किसने किया और रॉबर्ट हुक मारकर चले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए थे? तो इन्होंने केंद्रक की खोज किए थे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन जो थे इन्होंने राइबोसोम का क्या किए थे? नामकरण किए थे। राइबोसोम का नामकरण किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो जीव द्रव का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है आप लोगों का पहला ऑप्शन है पुरकिंजे, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है हॉकिंस और चौथा है डुजार्डिन, ठीक है। देखते हैं जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव की खोज किसने किया था? जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन, ठीक है। यहाँ पे डुजार्डिन जो है इन्होंने क्या किसका खोज किए थे? तो जीव द्रव का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है अनुवांशिकता की इकाई कौन सी है? यानी अनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आप लोगों का जीन, डीएनए, आरएनए तथा मटर। तो अनुवांशिकता की इकाई उसको कहा जाता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं और ले जाने का कार्य करते हैं। तो वो कौन करता है? तो जीन करता है। जीन किसके अंदर रहता है? तो डीएनए के अंदर रहता है, ठीक है। और डीएनए किसके अंदर रहता है? तो डीएनए केंद्रक के अंदर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लैमार्क, ट्रेविरेनस और ठीक है, लैमार्क, ट्रेविरेनस तथा थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का, थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है अरस्तु तथा थियोफ्रेस्टस। अरस्तु और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ लिख देते हैं थियोफ्रेस्टस। तो देखिएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। तथा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ये दोनों वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द
दिए थे? बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द, ठीक है। तथा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। किसका पिता? तो बॉटनी, बॉटनी का पिता कहा जाता है। और देखिएगा अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, तथा जूलॉजी का भी पिता किसको कहा जाता है? जूलॉजी का पिता किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो लाइसोसोम की खोज ऑप्शन है आप लोगों का सी बेंडा, दूसरा ऑप्शन है सी डी डुबे, थर्ड ऑप्शन है ब्राउन तथा चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। चलिए, यानी कि लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? तो सी डी डुबे ने किए थे। कौन किए थे? सी डी डुबे ने, ठीक। तब देखिएगा पहला ऑप्शन है आप लोगों का सी बेंडा। तो सी बेंडा जो थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किए थे? नामकरण किए थे। तथा ब्राउन यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। किसका खोज किए थे? तो केंद्रक की खोज किए थे। तथा रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक किसका खोज किए थे? तो कोशिका की खोज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? यानी कि सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय की खोज कौन किए थे? तो वॉबेरी ने किए थे, ठीक है। तारकाय का क्या खोज यदि कार्य होता है? अब देख लेते हैं। ऑप्शन है आप लोगों का अपशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है कोशिका का विभाजन करना, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा का निर्माण करना, तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तब देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है? अपशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करना, यानी अपशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य किसका होता है? तो लाइसोसोम का होता है। किसका होता है? लाइसोसोम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कोशिका का विभाजन करना, यानी कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण करना, यानी कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? कौन सी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोगों का एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, तथा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अब देखिएगा एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी, यानी कि आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट है। ल्यूकोसाइट किसका नाम है? ल्यूकोसाइट, यानी डब्ल्यूबीसी को ही क्या बोला जाता है? तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए आसान हो गया होगा क्वेश्चन, यानी कि स्तनधारियों की ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो सब लोग जानते हैं कौन सा? तो आरबीसी होता है। लेकिन ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं मिला, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में एरिथ्रोसाइट ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव, वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें मतलब उनमें पाए जाने वाले कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। अब देखिएगा मियोसिस, ऑप्शन क्या है? मियोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस तथा इनमें से कोई नहीं, यानी कि मियोसिस का मतलब क्या हुआ? अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो किस प्रकार की होती है? एमाइटोसिस, यानी कि असूत्री विभाजन। कौन सी? असूत्री विभाजन। जस्ट पिछले क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। यदि नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस क्लास को देख लीजिए, नहीं पिछले क्लास को देख लीजिए, फिर ये सारे मतलब इस क्वेश्चन का सेट मारिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? ठीक है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन है इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज तथा मेटाफेज। अब देखिएगा, समसूत्री विभाजन जो संपन्न होती है कुल 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। जस्ट पिछले क्लास में समसूत्री विभाजन के बारे में बेहतर ढंग से बताया गया। ठीक है, यदि आप लोग क्लास नहीं देखें तो उसको जाके पहले देख लीजिएगा। देखिएगा, समसूत्री विभाजन कुल 5 अवस्था में संपन्न होती है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज। अब देखिएगा, इंटरफेज जो होती है यह समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। यानी कि समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो इंटरफेज होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेज। यानी कि प्रोफेज, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। यानी प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है किसमें? तो प्रोफेज में। ठीक है, नेक्स्ट है एनाफेज। यानी कि यह समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? तो एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, अब देखिएगा मेटाफेज। इसे अध्ययन के लिए यह सबसे उपयुक्त अवस्था है। किसके लिए? अध्ययन के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये क्लास बढ़िया लगा होगा। आप लोग इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज कोशिका चैप्टर, सेल चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में टिश्यू जो नया चैप्टर है टिश्यू पे चर्चा होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे होंगे। यदि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा, आप लोग यदि कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में